नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 15 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और आगे इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2024 में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। इनका संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध किराना घराने से है। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 13 जनवरी 2024 को पुणे में निधन हो गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थीं। इन्होंने सुरेश बाबू माने और हीराबाई बाडरेकर से शास्त्रीय संगीत सीखा था। संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें तीनों प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें पद्म विभूषण से इन्हें 2022 में, पद्म भूषण से 2002 में और पद्म श्री से 1990 में सम्मानित किया गया था। प्रभा अत्रे का जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे में हुआ था और वे बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और इनका 92 साल की आयु में निधन हो गया है। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत की है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट शौर्य संकलन शुरू किया है। 11 लाख से अधिक पृष्ठ और 700 घंटे की वीडियो विजुअल सामग्री एकत्रित की गई है। ये रिकॉर्ड 1948 के जम्मू कश्मीर संघर्ष, 1961 के गोवा मुक्ति ऑपरेशन विजय और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करता है। इन रिकॉर्ड्स में आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, यानी जो युद्ध के बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं उनको, और फिल्में शामिल हैं। नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डिजिटल आर्काइव कियोस्क में डिजिटलीकृत और संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये शौर्य संकलन जो है शुरू किया है भारतीय सेना ने। जनवरी 2024 में महाराष्ट्र ने 10 दिवसीय 13वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नागपुर में आयोजित किया गया है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए दिव्य कला मेला 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से इसको आयोजित करता है। इसके माध्यम से देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के लिए उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। जो दिव्य कला मेले की शुरुआत है वो नागपुर में 2022 में शुरू किया गया था और अब इसका 13वां मेला आयोजित किया जा रहा है नागपुर में ही। ठीक है, और इससे पहले 12वां जो मेला था वो सूरत में आयोजित किया गया था 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2023 तक। ठीक है, तो इसमें ये प्रश्न तो बहुत ही मुश्किल है कि जो लेटेस्ट है वो पूछ लिया जाए, हो सकता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि दिव्य कला मेले का आयोजन कौन करवाता है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से इसको आयोजित करता है। भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण DRDO कर रहा है L&T के सहयोग से, यानी उत्तर हो जाएगा A एंड B दोनों। ठीक है, तो जोरावर लाइट टैंक के विकास परीक्षण शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि DRDO इस साल अप्रैल तक इसे आगे परीक्षण के लिए सेना को सौंप देगा। DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड संयुक्त रूप से 350 लाइट टैंक का विकास कर रहे हैं। इनके सेना में 2024 तक शामिल होने की संभावना है। ठीक है, और सेना ने DRDO को 59 जोरावर लाइट टैंकों के उत्पादन के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। जो जोरावर प्रोजेक्ट जोरावर जो है उसके तहत इसका लक्ष्य है कि 25 टन से अधिक वजन का हल्का टैंक विकसित करना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सामरिक निगरानी ड्रोन और एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली से लैस है। इस टैंक को खासतौर पर पहाड़ी दुर्गम इलाकों के लिए ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। जो चीन और तिब्बत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा, चीन और तिब्बत से लगते हुए जो बॉर्डर जम्मू कश्मीर लद्दाख हैं उसको जो ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जा रहा है। और इसका नाम जो है वो जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के यहाँ कार्यरत रहे सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लद्दाख के विजेता के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
और सेना के अन्य टैंकों की बात करी जाए तो सेना में मुख्य रूप से 3 प्रकार के टैंक वर्तमान में उपयोग में हैं, जिनमें पहला है अर्जुन MK-1A टैंक, जो सबसे नवीनतम है और इसका जो वजन है वो 68.5 टन है। जबकि T-90 टैंक जो हैं उनका वजन 46 टन है और T-72 टैंक जो हैं उनका वजन 45 टन है। ठीक है, तो इनकी अपेक्षा ये काफ़ी हल्का रहने वाला है कि इसका वजन जो है 25 टन के आसपास रहेगा। जनवरी 2024 में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सविता कंसवाल को प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की बहादुर पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। सविता कंसवाल ने 16 दिनों की आश्चर्यजनक अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू दोनों की सतह को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास रच दिया था। सविता कंसवाल 4 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी का डांडा चोटी है एक, ठीक है, इस पर चढ़ने का प्रयास करते समय हिमस्खलन की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हैं सविता कंसवाल। तो इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनके पिताश्री ने ये पुरस्कार राष्ट्रपति जी से ग्रहण किया। हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर है भारतीय वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32, ठीक है, जो 22 जुलाई 2016 को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। अब इसका मलबा करीब 7.5 वर्ष बाद 310 किलोमीटर चेन्नई से 310 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में मिला है। ठीक है, तो उस समय ये गायब हो गया था और इसका पता नहीं चल रहा था, तो अब इसका मलबा मिला है। इसे समुद्र में 3.4 किलोमीटर की गहराई पर ढूंढा गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजीज ने ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स से कुछ तस्वीरें इसकी अप्राप्त की हैं। श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा, ठीक है, या खोला जाएगा। इसके बारे में श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशीला प्रेमजंता ने बताया है। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान NDB यानी कि संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए $500 मिलियन का पर्याप्त ऋण देने का वादा किया है। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स, ठीक है, तो इसमें 100% की हिस्सेदारी खरीद ली है। भारत सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के लिए दूसरी बार 1 वर्ष के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इनका 1 साल का कार्यकाल और बढ़ गया है। भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर एक सफल संयुक्त अभ्यास सहयोग काजिन का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा सहयोग काजिन कौन कौन सी सेनाओं के बीच होता है, तो भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल के बीच हुआ है चेन्नई तट पर। हैदराबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च को हाल ही में अपने ग्रीन कैंपस रेटिंग कार्यक्रम के तहत इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने भारत और सिंगापुर के बीच सीधे प्रेषण या भुगतान की सुविधा प्रदान करते हुए UPI पे नाउ लिंकेज की सुविधा की शुरुआत की है। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.69% पर पहुंच गई है। यह नवंबर में 5.55% पर थी। ठीक है, तो खुदरा महंगाई बढ़ गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।